है दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपसे। सपोज आपको एक विनिंग लॉटरी टिकट से 1 लाख रुपीज मिले, तो सबसे पहले आप उसका क्या करोगे? अब कुछ लोगों के माइंड में अपने ड्रीम बाइक को खरीदना आया होगा, कुछ लोगों का मोबाइल पुराना हो गया है तो न्यू मोबाइल सोच लिया होगा, या फिर बहुत से लोग काफी दिनों से घूमने का प्लान बना रहे होंगे बट फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो घूमने का सोचा होगा। फिर कुछ समझदार लोगों ने सोचा होगा सेविंग कर लेंगे, बट आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करना सोचा होगा। अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज कमेंट करना, हम आपकी गुड थिंकिंग को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। एक इंसान अमीर या गरीब उसके पैसों से नहीं बल्कि उसकी सोच से होता है। चलिए इसे एक स्टोरी से जानते हैं। सैम डोगन अपने फ्रेंड बॉब के साथ उनकी न्यू टेस्ला 3 कार में घूमने जा रहे थे। रास्ते में बॉब उस कार के फीचर बताने लगे और तारीफ पे तारीफ करने लगे। ये बात सैम को थोड़ी वियर्ड लगी। उनको लगा कि बॉब एक स्कूल टीचर है और इतनी महंगी कार। सैम सोच रहे थे कि भैया अभी पता नहीं चल रहा है, पैसे उड़ा रहे हो, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तब समझ में आएगा। फिर वापस आते समय बॉब ने सैम को कार ड्राइव करने के लिए दी। सैम को भी टेस्ला कार चलाना पसंद आया। फिर सैम भी सोचने लगे कि मुझे भी ये कार चाहिए, पर बात $53,000 की थी तो थोड़ा सोच लिया कि क्यों ना इन पैसों को कार खरीदने की बजाय कोई एसेट्स बनाई जाए और फिर उससे जो इनकम मिलेगी उससे कार खरीद लेंगे। अब सैम ने $53,000 से टेस्ला कार खरीदने की बजाय $53,000 के टेस्ला के शेयर खरीद लिए। टेस्ला स्टॉक्स के प्राइस उस समय $298 पर शेयर थे, जो बाद में बढ़कर $367 पर शेयर हो गए, जिससे उनको 11,500 का प्रॉफिट हो रहा था। पर उन्होंने सेल करने की बजाय होल्ड किए। थोड़े टाइम बाद स्टॉक मार्केट में क्रैश आया और साथ में टेस्ला के शेयर भी जमीन पर आ गए और उनका 11,500 का प्रॉफिट $20,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद स्टॉक मार्केट संभला और टेस्ला के शेयर ने फिर से रिकवरी की और बढ़ने लगे। तब सैम ने $1,858 में अपने 75 शेयर सेल कर दिए और ह्यूज प्रॉफिट गेन किया। फिर क्या था, सैम ने टेस्ला 3 कार बाय कर ली। दोस्तों, जब हम किसी इंसान को लग्जरी चीजों के साथ देखते हैं तो सोचते हैं कि इस इंसान ने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर ये चीजें खरीदी होगी, बट नहीं। रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी चीजों को सैम की तरह खरीदते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी पूरी कमाई बिना सोचे समझे लग्जरी चीजों में उड़ा देते हैं और अपने फ्यूचर को डार्कनेस में डाल देते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हो जिससे हम अपने ड्रीम्स पूरा कर सकें, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, पर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चैलेंजिंग स्टेप्स तो लेनी होगी। और ये स्टेप्स मैं आपको जोनाथन क्लेमेंट की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस से शेयर करने वाला हूँ। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने पूरे फोकस से ये फॉलो किया तो सिर्फ 77 डेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेसन नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सिंपल मीनिंग है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरी का सेक्रीफाइस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेम डेट में 2 शादी के कार्ड आए हुए हैं। एक कार्ड आपके बेस्ट फ्रेंड का है और एक कार्ड आपके कजिन का। तो आप दोनों जगह तो अटेंड करके खाना नहीं खा सकते, या तो दोस्ती निभा लो या रिश्तेदारी। तो एक को पूरा करने के लिए दूसरे को ना बोलते हैं, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब पैसों के लिए भी यही रूल है। जब आप कुछ खरीदने के लिए अपने पर्स में से ₹1 भी निकालते हो, इसका मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि आप कुछ खरीद रहे हो, बल्कि आप कुछ ना कुछ छोड़ भी रहे हो। हम कई बार कोई चीज खरीदने जाते हैं तब मार्केट में दूसरे आइटम्स भी खरीदते हैं, और मार्केटिंग टेक्निक्स जैसे कि डिस्काउंट, कैशबैक, गिफ्ट कार्ड, कूपन, इन सब में फंसकर ऐसी चीजें भी ले आते हैं जिसकी अभी हमें जरूरत ही नहीं थी, और हम उन पैसों की वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो देते हैं जो शायद बेटर यूटिलाइज किया जा सकता था। जैसे कि सैम ने पहले टेस्ला कार को खरीदने की बजाय उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करके टेस्ला के शेयर बाय किए थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको पैसे खर्च करते समय ये सोचने के साथ कि हम क्या खरीद रहे हैं, ये भी सोच लेना चाहिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप सब्जी खरीदने जाओ तब भी आप बैठकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेशन करने लगे। लेसन नंबर 2, पे डेप्ट फास्ट। दोस्तों, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि कर्जा बुरी चीज है, पर कभी कभी ना चाहते हुए भी हो जाता है। जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इनकी इंस्टॉलमेंट में ही हमारी सैलरी चली जाती है और ये इंटरेस्ट इतना चार्ज करते हैं कि हमारी सेविंग्स खो ही नहीं पाती। लोन को तो एक लाइफ का नॉर्मल पार्ट मान लिया है। गाड़ी चाहिए, लोन ले लो। घर बनाना है, लोन ले लो। शादी करवानी है, लोन ले लो। वैकेशन पर जाना है, लोन ले लो। मोबाइल चाहिए, ईएमआई करवा लो। कूलर, एसी, प्रेशर कुकर, मतलब जो चाहिए ईएमआई करवा लो। और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में लोग आलू प्याज भी ईएमआई पर लेने लगेंगे। ऑथर कहते हैं डेप्ट वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए सबसे पहले अपने डेप्ट क्लियर करो। पर इसको क्लियर करें कैसे? तो ऑथर बताते हैं कि सबसे पहले अपनी मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाओ और उसमें देखो कि आपसे कौन से खर्चे अननेसेसरी हो रहे हैं। जैसे बार बार रेस्टोरेंट पर डिनर करना, मॉल में शॉपिंग करना, बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेना। जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग करती है, वैसे ही आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। फिर डेप्ट को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करो। फिर जिस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है पहले उसे क्लियर करो, फिर कम इंटरेस्ट वाले डेप्ट को भी क्लियर कर दो। ऑथर कहते हैं कि डेप्ट की आपके फाइनेंशियल लाइफ में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। लेसन नंबर 3, गेट सेफ्टी नेट इन केस यू लॉस योर जॉब। एक फार्मा कंपनी में 2 दोस्त काफी टाइम से काम कर रहे थे, टोनी और मिक्की।
दोनों ने घर बना लिए, उनके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे पा रहे थे। बट सडनली सेक्टर में रेसेशन आता है और कंपनी की सेल्स कम पड़ जाती है, कंपनी लॉस में जाने लगती है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाने के कारण वो कुछ एम्प्लॉय को रिटायरमेंट से पहले ही बाहर निकाल देती है। टोनी और मिक्की को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। अब टोनी और मिक्की दोनों न्यू जॉब सर्च करते हैं, बट उनको अच्छी से जॉब नहीं मिलने के कारण घर ही बैठ जाते हैं। टोनी की कंडीशन काफी खराब होने लगती है और वो अपना मकान सेल करके रेंट पर रहने लगता है। टोनी अपनी कार से बाइक पर आ जाता है और जैसे तैसे अपना घर चलाता है और बच्चों की एजुकेशन पूरी करवाता है। फिर उसे 6 महीनों बाद एक नॉर्मल सी जॉब लगती है और वो इसे ज्वाइन कर लेता है। इधर मिक्की इन 6 महीनों में घर बैठकर अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, रिसर्च करता है और लर्निंग करता है। तो 6 महीनों बाद उसे एक एएमसी में अच्छी जॉब मिल जाती है। मिक्की का घर भी वही रहता है, इवन वो और ज्यादा अपग्रेड हो जाता है क्योंकि वो 6 महीनों में बिना स्ट्रेस अपनी स्किल्स बढ़ा रहा था। अब दोनों की सेम सिचुएशन थी, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थे, बट एक के लिए प्रॉब्लम बनी और दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मिक्की एवरी मंथ सेविंग कर रहा था और उसने इतना फंड बना लिया था, अगर वो 6 महीने कोई काम नहीं भी करे तो उसकी लाइफ स्टाइल पर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ऑथर बोलते हैं, इफ यू वांट टू फील बेटर अबाउट आवर फाइनेंस टुडे, वी शुड स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग अबाउट हाउ वी आर गोना पे फॉर टुमारो। बेसिकली ऑथर का मतलब है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम लॉस होने के बाद भी अच्छे से रह सको। यहाँ आप इन पैसों को किसी भी रैंडम चीज के लिए खर्च नहीं कर सकते, जैसे कार लेना, इवेंट करना, ईएमआई, नथिंग। ये इमरजेंसी फंड आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम का बैकअप होगा कि अगर आपकी जॉब चली गई या कोई भी खराब सिचुएशन जैसे कोरोना टाइम, लॉकडाउन, जब तक आपको न्यू जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप सर्वाइव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 25,000 है तो आपके पास एटलीस्ट 1,40,000 तो होने ही चाहिए। यह आपका इमरजेंसी फंड होगा और बैड सिचुएशन में आपका ट्रू फ्रेंड की तरह साथ देगा। लेसन नंबर 4, ओनरशिप स्टैक इन्वेस्टमेंट। ऑथर कहते हैं कि किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और उसे लार्ज स्केल पर करने के लिए हेवी फंड की जरूरत होती है, पर इसका दूसरा रास्ता भी है कि आप पहले से ही जो सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे हैं उसी में ओनरशिप ले लो। पर कैसे? एक्चुअली आप किसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर लेकर कर सकते हो, जैसे कि सैम ने टेस्ला कंपनी के शेयर बाय करके किया था। और जितने शेयर आपके पास होते हैं उतने के आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, मीन्स आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल जाती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। कोका कोला कंपनी के सीईओ की सैलरी 16 बिलियन है और वॉरेन बफेट जिन्होंने कोका कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनकी सिर्फ डिविडेंड से इनकम ही $547 बिलियन है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर में से एक हैं। दोस्तों, आज से कई साल पहले जॉन रॉकफेलर ने डिविडेंड के बारे में कहा था कि डू यू नो द ओनली थिंग्स दैट गिव मी प्लेजर, इट्स टू सी माय डिविडेंड कमिंग इन। दोस्तों, डिविडेंड के बारे में डीपली जानना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियो है, एक बार जरूर देख लेना। ऑथर जोनाथन कहते हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने का सबसे क्विक तरीका है, बशर्ते आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगाएं कि अच्छी कंपनी कौन सी है? यह पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा अवेयर होकर देखना है कि आप और आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा यूज में ले रहे हैं, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट फ्यूचर में बंद नहीं होने वाले, कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है या नहीं, जिस कंपनी को आप काफी टाइम से जानते हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, उसमें आप इन्वेस्ट करो। और भी स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको पर्सनली बिना किसी चार्ज के गाइड करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करो, हैप्पी रहो, बाय बाय, टेक केयर।